नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सनत पांडे और आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन। हम आप सबको बताते चले एक अलग प्रकार की वीडियो अपने इंटरमीडिएट और नीट के बच्चों के लिए हम लेकर के आए हैं, जिसका शीर्षक रखा गया है, टाइटल रखी गई है असर्शन एंड रीजन। बेटा, असर्शन और रीजन ये बिल्कुल अलग टाइप का है आपके सिलेबस में। हम बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड में तो ये आता ही है, साथ ही साथ यूपी बोर्ड में भी अब नए पैटर्न में इसको लागू किया गया है। बिल्कुल सिर्फ लैंग्वेज का फर्क रहता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आपका यूपी बोर्ड हो। यूपी बोर्ड में भी अब अभिकथन और तर्क करके हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में भी असर्शन और रीजन करके इसको लाया गया है। नीट में तो कंपलसरी हर चैप्टर से एक दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं असर्शन रीजन के। तो हमने एक अलग तरह की वीडियो को ड्रा करने का प्रयास किया है। आपके सिलेबस से जितने इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन मुझको लग रहे थे फॉर द बेसिस ऑफ बोर्ड्स एग्जाम आल्सो, हमने इसको चूज किया है, खासकर सीबीएसई बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, और कुछ जो एस्पिरेंट्स हमारे जो तैयारी करने वाले बच्चे नीट के हैं उनके लिए भी ये वीडियो फेवरेबल होने वाली है। तो चलिए हम अपनी बातों को शुरू करते हैं। एक अलग तरह की वीडियो, कम वीडियोस मिलती हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि असर्शन और रीजन को पढ़ाने वाले लोग कम हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ढेर सारी चीज़ें सोचना पड़ता है और मेमोरी को आपको हमेशा अपडेट रखना पड़ता है। चलिए बेटा, हमने लिखा भी है फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ये आपका असर्शन और रीजन। चलिए अपनी बात को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो लिया है वो ये लिया है कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज ए फॉर असर्शन एंड आर फॉर रीजन। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, असर्शन को ए से लिखा गया है, एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन, रीजन आर को लिखा गया है। अगर यूपी बोर्ड का बच्चा इसको देख रहा है, हिंदी मीडियम का देख रहा है, तो वो ये जानेगा असर्शन को क्या बोलते हैं। असर्शन को अभिकथन कहा जाता है, और रीजन को क्या बोलते हैं, रीजन को तर्क कहा जाता है। तो अभिकथन और तर्क टाइप के ये क्वेश्चन अब यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम में डाले गए हैं, इंग्लिश मीडियम में असर्शन रीजन, और सीबीएसई बोर्ड के लिए तो सदाबहार चीज है ही है। आइए नजर डालते हैं क्वेश्चन पर। बेटा, असर्शन कहता है एन इक्वेशन डेल्टा जी ऑफ रिवर्सिबल इज माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। ये क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इन इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको दिया जाता है एन एफ ई, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी आर डिपेंड्स अपॉन एन। बिल्कुल सही बात है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमको ये सावधानी रखनी है कि जो हमको स्टेटमेंट दिया गया, जो हमको असर्शन दिया गया, क्या वो असर्शन सही है। और दूसरी चीज, असर्शन का जो रीजन दिया जा रहा है उस रीजन को भी हमें ध्यान रखना है, उस रीजन को भी कि क्या ये रीजन उस क्वेश्चन का ये सटीक आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल बेटा, जब ये डिपेंड्स ऑन एन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एन पर डिपेंड करता है, यानी ये जो आपका स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आप फार्मूला डायरेक्ट देख रहे हैं, डेल्टा जी आर इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, तो एन पे डिपेंड कर रहा है, उसकी प्रोपोर्शनल है वो, ठीक है। रीजन देखिए, ई ऑफ सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी रिवर्सिबल इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हम हिंदी में आपको बताएं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी यानी मात्रा आधारित, इन मतलब अंदर है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब कि जो मात्रा आधारित नहीं है। तो ये दोनों कैरेक्टर आपके, यानी रीजन भी आपका सही है और आपका असर्शन भी सही है। इंपॉर्टेंस देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स आते हैं उसमें ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। कहां से लिया गया है, ये लिया गया है,
और ये 2023 में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो मैं कह रहा हूं इस एब्रीवेशन के द्वारा, इस ऑब्जर्वेशन के द्वारा हमको क्या मिला, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस प्रकार जो आपका ए वाला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बेटा, वो सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करते समय ये ध्यान रखना है कि असर्शन और रीजन दोनों बातें सही हैं। अगर दोनों बातें सही हैं तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही हैं, एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो हमारा आर है वो उसको एक्सप्लेन नहीं करता है, तो हम आपको बी वाला आंसर सही बताते। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इस चार कंडीशन को देखते हुए पहला ऑप्शन आपका इसमें ये दोनों सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो डेल्टा जी है इस फार्मूले के जरिए माइनस NFE पर वो डिपेंड करता है, और डेल्टा जी हमारा रिवर्सिबल, ये एक्सटेंसिव है, और ई ऑफ सेल क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में, हिंदी मीडियम वालों के लिए विद्युत रसायन के चैप्टर का ये क्वेश्चन है, वहां से आप इसको पढ़ करके और भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, हमने इसका इमेज लिया हुआ है बेटा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यहां जो बात हो रही है ये आईपी की बात हो रही है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है। इंक्रीजेस यानी आईपी जो आपकी है ये बढ़ रही है एलोंग ए सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट के सीरीज की बात हो रही है, यानी on moving left to right in the D block element, on moving left to right in the D block element। तो ये कहा जा रहा है कि IP increases along each series of the transition elements। बिल्कुल सही बात है। एटॉमिक रेडियाई जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो वो इंक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो डिक्रीज करती है। अब एटॉमिक रेडियाई का रिवर्सिबल होता है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो एटॉमिक रेडियाई का रिवर्सिबल होता है। सीधी सीधी बात याद रखो, अगर टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर रही है यानी बढ़ रही है, तो जो हमारी आईपी की वैल्यू है वो घटेगी, डिक्रीज करेगी। कन्वर्सली अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें तो हमारा एटॉमिक रेडियाई वो डिक्रीज करती जाती है यानी घटती जाती है, तो उसके रिवर्स ऑर्डर में जो आईपी की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी यानी इंक्रीज करती जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि आईपी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है ईच सीरीज, प्रत्येक सीरीज में ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हाउएवर स्मॉल वेरिएशन अकर्स। यानी ये जो बात है ये बिल्कुल सही बात है। कुछ वेरिएशंस हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो क्या है, लेफ्ट टू राइट आईपी की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है। अब बात आती है क्यों इंक्रीज करती है भाई, ये तो इनका असर्शन है। अब उस असर्शन का रीजन, देयर इज करेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ये बड़ा बढ़िया वर्ड है केमिस्ट्री में। अगर आपने डी ब्लॉक कभी पढ़ा या पीरियोडिक टेबल ही पढ़ा 11th क्लास में, और डी ब्लॉक आपने पढ़ा, एफ ब्लॉक आपने पढ़ा 12th क्लास में, तो ऐसे कंडीशन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज, ये सारी चीजें आपको कम से कम मोर देन 20 टाइम्स आपको मिलने वाली है अगर आपने लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम स्टडी करी तो। बेटा ये कह रहा है कि करेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता है, व्हिच एक्कम्पनाइज द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर डी ऑर्बिटल्स। हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर डी ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, ये फिल हो जाते हैं। इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको इन दोनों में से ये बताना है। सोचिए, एटॉमिक रेडियाई घटती, आईपी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, रीजन उसका दिया गया है कि इनर डी ऑर्बिटल में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब दोनों बातें इनकी सही हैं, और जो इनका रीजन है वो असर्शन का वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऐसे केस में बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द
करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो इस तरह से आप असर्शन रीजन को चूज करते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, कहां लगता है, कैसे लगता है, तो असर्शन रीजन को चूज करने का यह सबसे बेहतर विकल्प है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा अगले क्वेश्चन की बात करें आपके लिए, देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट, एक कॉम्प्लेक्स गिवन है CONH3 का होल 6 ओवरऑल 3+ और दूसरा कॉम्प्लेक्स गिवन है COF6 का ओवरऑल 3-। ये क्वेश्चन जो है ये आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन लिया गया है। असर्शन रीजन की पॉसिबिलिटी है, बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आना है, CBSE बोर्ड में 3-3 क्वेश्चन आते हैं असर्शन रीजन के, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो क्वेश्चन भर भर के पूछे ही जाते हैं। अगर आप नीट के एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और तो और देख लीजिए एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। बेटा कह रहा है कि बोथ कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल सही बात है। ऑक्टाहेड्रल मैं अपने दोस्तों को बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि जब यहाँ पे 6 लिगेंड है, जब यहाँ पे 6 लिगेंड है तो ये मान के चलिए कि आपका ऑक्टाहेड्रल तो हो गया। अब आगे की बात करें, बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि दोनों कॉम्प्लेक्स, बोथ कॉम्प्लेक्स आर ऑक्टाहेड्रल बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, वो अपने मैग्नेटिक बिहेवियर में वो अलग अलग है। अब भाई क्यों अलग है, आइए स्टेटमेंट 2 देखा जाए। बेटा स्टेटमेंट 2 कह रहा है दिस कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक व्हाइल दिस कॉन्सेप्ट इज पैरामैग्नेटिक। दूसरा स्टेटमेंट बताया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो डायामैग्नेटिक है और ये जो दूसरा वाला है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। हम अपने स्टूडेंट्स को मैग्नेटिज्म को डिसाइड करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, वो कॉन्सेप्ट है U एंड P का। U का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, U का मतलब क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और P का मतलब क्या है, पैरा मैग्नेटिक। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है तो आपका वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। सिर्फ आपको मैग्नेटिज्म के लिए याद रखना है U एंड P, क्योंकि हम रहते हैं उत्तर प्रदेश में। तो U एंड P, U फॉर अनपेयर्ड एंड P फॉर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। बेटा अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, और अगर पेयर्ड हो जाएगा तो डायामैग्नेटिक कैरेक्टर हो जाएगा। अब मैं बात करूं आपसे, आपके पास कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल 6 ओवरऑल 3+, ये कॉम्प्लेक्स है। दोनों आप देख रहे हैं, अमोनिया वाला भी देख रहे हैं, फ्लोरीन वाला भी देख रहे हैं। बेटा जब आपने CFT पढ़ा है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ा है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में उसके अफेक्टिंग फैक्टर में एक हेडिंग पढ़ाई जाती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो ऑर्डर बताया जाता है कि कौन सा लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा और कौन सा लिगैंड वीक फील्ड लिगैंड होगा। तो बेटा जब हम कंपेयर करते हैं तो जो F हमारा है ये वीक फील्ड लिगैंड हो जाता है। जब हम अपने फ्लोरीन और अमोनिया में जब हम कंपेयर करते हैं तो फ्लोरीन हमारा वीक फील्ड लिगैंड हो जाता है। कंपैरेटिवली अमोनिया जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो जाता है। ये हमारा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो जाता है। अमोनिया और फ्लोरीन
दोनों में जब कंपेयर करते हैं तो फ्लोरीन हमारा वीक फील्ड लिगैंड हो जाता है और अमोनिया हमारी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो जाती है। अब आप महसूस कर सकते हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉनों को पेयर कराने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन को पेयर वो करा देगा, और जब इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देगा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उसके पेयर हो जाएंगे, उस कंडीशन में ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। सेम केस में अगर फ्लोरीन हमारा वीक फील्ड लिगैंड है तो वो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करा पाएगा, और इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करा पाएगा तो अनपेयर्ड रह जाएगा। और बेटा जब वो अनपेयर्ड रह जाएगा, कॉन्सेप्ट हम लगा देंगे अपना यूपी वाला, तो जब अनपेयर्ड रह जाएगा तो पैरामैग्नेटिक तो हो ही जाएगा। किसी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी तो वो हमसे अलग से भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या चैनल पर वो कमेंट करके हमको बता सकता है। तो ये बात आ गई ये पैरामैग्नेटिक। थोड़ा सा हम और अगर क्लियर करना चाहें, थोड़ी सी बात अगर हम और इसमें आपको बताना चाहें, तो बेटा इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 0 हो गया, यानी कोबाल्ट पे +3 आ गया। अब कोबाल्ट +3 शो कर रहा है। कोबाल्ट की बात करें तो ये हो गया क्यू और जिंक, ये वैल्यू मिल गई आपको 30, 29, 28, 27। अगर हम CO का करते तो 4s2 और 3d7 मिलता, लेकिन जब +3 लग गया तो ये 0 हो गया और ये 6 हो गया। तो CO यानी कोबाल्ट पे जो +3 है, कोबाल्ट पे +3 होने का मतलब क्या हो गया कि ये 3d6 हो गया। अब जब ये d6 हो गया और वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो जब यहाँ स्प्लिटिंग होती है हमारे CFT में, T2G और EG में स्प्लिटिंग होती है, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ये आपके T2G में ये क्या होते हैं, ये पेयर्ड हो जाते हैं। और जब ये पेयर्ड हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपका लगाना है U फॉर उत्तर एंड P फॉर प्रदेश, तो अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक होगा बेटा, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिया गया है, देखो बेटा हम अपने वीडियोस में जरा भी टाइम को लॉस नहीं करते और क्रम से एक के बाद एक डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम वीडियोस में स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप वहां से आपको स्पीड मिल जाती है, आप उसको फास्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमने काफी तेज पढ़ा दिया तो स्पीड को धीरे करके भी हमारे वीडियोस को आप सुन सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी या कोचिंग सेंटर के नंबर पर भी पूछ सकते हैं। ये वीडियो हम मेनली CBSE बोर्ड के लिए लेकर के आए हैं, नीट वाले बच्चों के लेकर आए हैं, और जो बदलता हुआ सिलेबस है यूपी बोर्ड में उनको भी आना है, असरसन रीजन उनके यहाँ भी आना है, इसलिए ये क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। और तो और इस तरह से सिर्फ असरसन रीजन के जो वीडियोस हैं वो आपको या तो नहीं मिलेंगे या तो बहुत कम मिलेंगे, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो। चलो बेटा अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन कह रहा है Cr2 इज रिड्यूसिंग, क्रोमियम पर जो डबल पॉजिटिव है वो रिड्यूसिंग है, व्हाइल Mn पे ट्रिपल पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। ये इनका असर्शन है। क्रोमियम पे जो डबल पॉजिटिव है वो रिड्यूसिंग नेचर का है, और Mn पे ट्रिपल पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। आइए अब हम इसका रीजन देखते हैं। रीजन क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड देन इनकम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात तो इनकी सही है, दोनों बातें सही है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि जो फुल फील्ड होता है, फुल फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये हाफ फील्ड से
और हाफ फील्ड ऑर्बिटल की ज्यादा होती है अनफील्ड से। ये चीज फुल फील्ड ऑर्बिटल है तो उनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है हाफ फील्ड से, और हाफ फील्ड की कहीं ज्यादा होती है अनफील्ड से। तो बातें तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन अब हमको ये देखना है कि क्या इनका असर्शन भी सही होता है। तो आइए चलिए देख लेते हैं। बेटा हम बात करें क्रोमियम, क्रोमियम पे 2+। अब ये जो क्रोमियम है ना, क्रोमियम Cr, ठीक है, चलिए ये क्रोमियम है Cr। सिर्फ क्रोमियम की बात करें हम आपसे, तो क्रोमियम की बात करें तो ये हमको डैश 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 ये 4s1 और 3d5 मिल जाता है। हमारे सारे बच्चे जान रहे होंगे कि क्रोमियम हमारा 4s1 3d5 मिल जाएगा। अब बात आती है क्रोमियम पे डबल पॉजिटिव। अगर यहां पर क्रोमियम पर डबल पॉजिटिव लग गया तो अब ये हो गया बेटा 4s0 और 3d4, 4s0 और 3d4। सेंटेंस आपका कह रहा है Cr डबल पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग इन नेचर। अब मैं आपको बताऊं, क्रोमियम जो है Cr ये डबल पॉजिटिव है, ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके Cr पे ट्रिपल पॉजिटिव हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये बहुत इजी प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये बहुत इजी प्रोसेस है। रीजन सोचिए, Cr2+ से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो Cr पे 3+ हो जाएगा, देख ही रहे हैं आप। अब क्या है, यहां पे D4 है, बहुत ध्यान से समझेंगे, D4 है, एक इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा तो यहां पे D3 बचेगा। और आपको तो पता है कि 5 ऑर्बिटल जब स्प्लिट होता है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो 3 ऑर्बिटल अलग होते हैं और 2 ऑर्बिटल अलग होता है। तो 3 ऑर्बिटल अलग हो गए तो D3 में एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया, डीजेनरेसी बनी हुई, यानी ये प्रोसेस आराम से हो जाता है। अब आपको पता है द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो खुद क्या हो गया, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इसका मतलब Cr पे जो डबल पॉजिटिव है वो क्या है, वो रिड्यूसिंग है। बिल्कुल सही बात। अब हम चलते हैं अपने मैग्नीज की तरफ। बेटा हम मैग्नीज की बात करें, Mn, अगर हम मैग्नीज की बात करते हैं तो मैग्नीज हमारा होता है 4s2 3d5, ये मैग्नीज होता है। मैग्नीज पर 3 पॉजिटिव लग गया, यानी ये 3+ लग गया। अब अगर 3+ लग गया तो ये हो गया 4s0 और ये क्या हो गया, ये 3d4। अब आप खुद महसूस कर रहे हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन D4 है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन पा जाएगा तो D5 हो जाएगा, और D5 सिमेट्रिक नेचर का हो जाएगा, कहीं ज्यादा स्टेबल हो जाएगा D5। तो कंपैरिजन देन ये जो हमारा Mn है ना, ये क्या चाहता है, मैग्नीज की टेंडेंसी क्या हो गई कि D4 है, D4 है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो D5 हो जाएगा, यानी Mn पे ट्रिपल पॉजिटिव है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो Mn पे डबल पॉजिटिव हो जाएगा। जिस प्रकार रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड दैट सब्सटेंस आर नोन एज रिड्यूसिंग नेचर, सिमिलरली एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन हुआ वो खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हो गया। इसका मतलब जो Mn है बेटा वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हो गया, और जो क्रोमियम है वो रिड्यूसिंग नेचर का हो गया। दोनों बातें इनकी बिल्कुल सही हैं, और जो इनकी स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन था वो भी बिल्कुल सही था। स्टेबिलिटी वाला एक्सप्लेनेशन ये बिल्कुल सही बात था
तो इसमें बस जो मेन आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या ये कैसे कैसे हो रहा है। चलिए अगले की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें हम, कैसे क्या हो रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके। स्लाइड लंबी ना हो जाए इसलिए हमने यहां पर दो दो क्वेश्चन को मिक्स करके एक स्लाइड में हमने यहां पे बना दिया। स्लाइड बहुत लंबी ना हो तो बेहतर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो स्टेटमेंट दिए गए, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि आपको अपनी मेमोरी अपडेट करके रखनी पड़ेगी। आपने बढ़िया से पढ़ा है, आपने अच्छी मेहनत की है, तब आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बेटा आयरन थर्ड, आयरन थर्ड का मतलब क्या है? चलिए आयरन थर्ड, आयरन थर्ड का मतलब है Fe++, कैटालिस्ट एसिडिफाइड K2Cr2O7 and neutral KMnO4 have to ability to oxidize I- to I2। मतलब जो I- है यानी 2I- से I2 बनाने की टेंडेंसी है, दो इलेक्ट्रॉन यहां पर रिमूव होता है। तो इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो जो इनका कहना है कि ये सारे लोग K2Cr2O7 और KMnO4 ये सारे लोग क्या करते हैं, I- को I2 में कन्वर्ट करते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। यानी ये जो बात है भाई ये ट्रू है, कंप्लीट है। अब दूसरी बात कहते हैं, मैग्नेट आयन इज पैरामैग्नेटिक, मैग्नेट आयन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड इन्वॉल्व p पाई बॉन्डिंग। मैग्नेट आयन पैरामैग्नेटिक नेचर इन नेचर एंड इन्वॉल्व p पाई बॉन्डिंग। मैं एक बात बता दूं आपको, जब हम KMnO4 को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा K+ और MnO4-। हम MnO4- की में Mn की ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा Mn पे +7। कैसे? 2 4 जा 8, 8 में से 1 माइनस हो जाएगा तो Mn पे 7 पॉजिटिव आ जाएगा। अब आप बताइए Mn पे 7 पॉजिटिव हो जाता है तो 4s2 3d5 ये क्या हो जाएगा, 4s2 3d5 यानी 7 के 7 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ऐसे केस में ये 0 शो करेगा। और बेटा तो और जो D0 और D10 होते हैं इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, या तो ये सारे पेयर्ड होते हैं, और जब पेयर्ड होंगे तो इनका क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक कैरेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब कि जो इनका स्टेटमेंट 2 है ये स्टेटमेंट गलत है, जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो सही स्टेटमेंट। तो इसका जवाब हमको क्या देना पड़ेगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ये इसका आंसर हो जाएगा जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने देखे। चलिए अगले चलते हैं, अगले स्टेट में एक के बाद एक सारी चीजें आपको समझनी है। अगला क्वेश्चन आता है फिर एक बार ये डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक से आता है, समझने की कोशिश करेंगे। पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, पर मैग्नेट का मतलब क्या है, KMnO4। ऑन हीटिंग, जब हम इसको हीट करते हैं बेटा, KMnO4 को हीट करते हैं 8573 केल्विन, यहां हम 573 केल्विन पे हीट करते हैं, फॉर्म्स पोटेशियम मैग्नेट। ध्यान रखना पोटेशियम पर मैग्नेट को जब गर्म करते हैं तो ये पोटेशियम मैग्नेट बनाता है। ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट का फार्मूला K2MnO4, ये आपका पोटेशियम मैग्नेट है, और KMnO4 हुआ तो पोटेशियम पर मैग्नेट है।
सच बताऊं बेटा, देखो जरा क्वेश्चन को या किसी केमिकल इक्वेशन को रटा नहीं जाता है। कैसे? K2 अगर है तो 2K होगा। अब प्रॉब्लम ये हुई कि 2 कर दिया तो 2Mn भी होना चाहिए। अब जब Mn हुआ तो ये हो गया आपका MnO2। ऑक्सीजन जरा देखते हैं, ये 2 4 जा 8 यानी 4 and 2 6 and 2 8। तो स्टेटमेंट 1 जो इनका है वो तो भाई ट्रू है कि हाँ ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट को हम हीट करते हैं, हम गर्म करते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट बन जाता है। अब चलिए स्टेटमेंट 2 की तरफ देखा जाए। बोथ पोटेशियम पर मैग्नेट यानी KMnO4 एंड पोटेशियम मैग्नेट, मैग्नेट मतलब K2MnO4, KMnO4 एंड K2MnO4 चलिए आर टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये हमको चेक करना है कि दोनों टेट्राहेड्रल होंगे और पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे। तो चलिए भाई देखते हैं। बेटा अगर हमने यहां पे KMnO4 किया तो ये जो Mn की जो स्थिति है वो +7 की है, ठीक है। K2MnO4 किया तो Mn की जो पोजीशन है 4 2 जा 8, 8 में से 2 घट जाएगा तो ये हो गया +6 की। हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। MnO4 माइनस ये +7 है और MnO4 पे डबल माइनस यहां पे आएगा, ये क्या है? ये आपका +6 है। देखो जरा क्या होता है। अगर हम Mn की बात करें तो Mn हम 1s2 2s2 करते जाएंगे, ये 4s2 3d5 होता है क्योंकि एलिमेंट नंबर 25 तो 4s2 3d5। अब क्या हुआ, जब हमने +7 लगा दिया तो ये 2 निकल गया और ये 5 निकल गया, यानी हमको क्या मिल गया? हमको 4s0 मिल गया और 3d0 मिल गया। आपको याद हो जाएगा कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब D 0 है तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। D 10 होता तो अनपेयर्ड ना होता। तो जब कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था U एंड P, उत्तर प्रदेश, तो अनपेयर्ड है, U फॉर अनपेयर्ड, P फॉर पैरा। तो जब अनपेयर्ड नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो आप बताओ, सेकेंड स्टेटमेंट इनका कहता है कि बोथ आर पैरा, तो पहला ही आपने चेक किया और पहला ही क्या निकल के आ गया? डायामैग्नेटिक आ गया। इसलिए पहला स्टेटमेंट तो इनका करेक्ट था, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है बेटा वो क्या हो गया? ये इनकरेक्ट। तो जो इसका सही जवाब हमारे सामने नीचे ऑप्शन हमको दिया रहेगा आपके पेपर में, हमने ऑप्शन नहीं लिया क्योंकि हमारी पीपीटी भी लंबी हो जाती, वीडियो भी बड़ा हो जाता, तो हर बार हमने वो सारे ऑप्शन नहीं लिए। लेकिन ऐसे आप नीचे देख सकते हैं, ऐसे रहेगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, इस रहेंगे। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट जो है बेटा वो ट्रू है, बट स्टेटमेंट सेकंड क्या है? वो फॉल्स है। इस क्वेश्चन के लिए हम आंसर इस टाइप का दे देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमको चलना है। सारी चीजों को देखते हुए प्रयास करते हैं कि पीपीटी छोटी ही बने, डाउनलोडिंग आसान रहे, हमारे सारे बच्चे आराम से देख सकें, इसलिए इस तरह से हमने किया था। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कहते हैं इन द लेंथेनॉइड्स, लेंथेनाइड को एलन कहा जाता है। लेंथेनाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? एलन बोलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ Ce पे +4 सीरियम कहा जाता है। Ce सीरियम इज फेवर्ड बाई इट्स नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या है? स्टेटमेंट फर्स्ट का मतलब क्या है कि Ce पे 4+ का लग जाना ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के फेवर में है।
तो सबसे पहले तो हम सीई का कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। नोबल गैस जो इसका नियरेस्ट है वो क्या है, वो ज़ेनान है। लेंथेनॉइड की बात हो रही है तो ये आ जाएगा आपको 4F1। लेंथेनाइड की बात अगर हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4F1 5। अब आपको पता है F1 के बाद कहाँ जाएगा, डी ब्लॉक में जाएगा, तो D1 और 6S2 ये होता है आपका सीरियम का। लेंथेनाइड को याद करने के लिए हमने अपने बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को बता दिया है, वो एक कोड सा वर्ड जो हम लोग भी पढ़ते थे, कभी आप लोग भी पढ़ते हैं कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूटो। तो ये कोड वर्ड है बेटा कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूटो। तो इस टाइप से हमारे सारे एलिमेंट याद हो जाते हैं। अब सीरियम की बात है, पहला ही एलिमेंट है, तो 4F1 5D1 6S2 हो गया। सोचिए जरा, क्वेश्चन कह रहा है कि सीई पर 4+ लगेगा, तो 4+ जिस दिन लग जाएगा यानी 1 चला गया, 2 चला गया और 2 4 चला गया, तो जो सीरियम की स्थिति बचेगी यानी सीरियम के पास क्या बचेगा, केवल ज़ेनान का कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। और आपका क्वेश्चन कह रहा है कि फेवर्ड बाय इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी बेटा जो इनका पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, ये पूरी तरह करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है कि जब सीई पे 4+ लगेगा तो वो बिहेव्स करेगा एज लाइक सीई पे 4 पॉजिटिव की तरह वो बिहेव करेगा। अगला देखो, CE4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिवर्टिंग टू द कॉमन +3 स्टेट। दूसरा इनका क्या कह रहा है, जो सीई का 4 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है और वो रिवर्ट होना चाहता है +3 स्टेट की तरफ, यानी सीई पे 4+ है, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और सीई पे +3 बना लेता है। फिर वही कॉन्सेप्ट आएगा कि रिमूव इलेक्ट्रॉन का ऐड होना ये क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, और जिसका रिडक्शन हुआ वो खुद क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हो जाएगा। तो अगर किसी एलिमेंट की टेंडेंसी ये है कि वो इलेक्ट्रॉन ले करके और वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहता है, हमारे सभी बच्चे जान रहे हैं कि जो लेंथेनाइड्स के स्टेबिलिटी स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +3 में वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इनका जो दूसरा स्टेटमेंट है बेटा, वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनका जो है, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो इस टाइप से इनको क्या मिला कि इनका जो स्टेटमेंट 1 है यानी बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो हम कहां पहुंचेंगे, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट इनका सही हो गया। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो आंसर नंबर बी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे और सॉल्व करते रहेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा एक काफी मेहनत करने के बाद ये क्वेश्चंस हमने जुटाए हैं और ये जरूर फेवर करेगा हमारे नीट के बच्चों के लिए और हमारे बोर्ड्स के बच्चों के लिए। चलिए देखिए, कह रहा है ए रिएक्शन कैन हैव 0 एक्टिवेशन एनर्जी। एक रिएक्शन है उसके पास 0 एक्टिवेशन एनर्जी है। ए रिएक्शन कैन हैव 0 एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ energy absorbed by reactant molecule show that their energy becomes equal to threshold value is called activation energy। मैं बात करूं 0 एक्टिवेशन एनर्जी की, EA is 0, EA is 0, एक्टिवेशन एनर्जी 0। बेटा हम आपसे बात करें कि जो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो 0 है, यानी नो नीड टू एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी टू रिएक्ट द कंपोनेंट्स।
जैसे दो कंपाउंड आपके पास हो, दोनों को ऐड होना है, तो ऐड होने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि मॉलिक्यूल्स हैविंग एटलीस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इसी बात को इनका ये रीजन भी कह रहा है कि मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट, जो कम से कम जो एक्स्ट्रा अमाउंट है एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू। मतलब जितनी बाहर से ऊर्जा हमें चाहिए थी एज ए मॉलिक्यूल, अगर हम एक मॉलिक्यूल हैं तो जितनी एनर्जी हमको बाहर से चाहिए थी वो ऑलरेडी हमारे पास है, दोनों एनर्जी इक्वल है, तो जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो गई, वो जीरो हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि assertion A and reason R both are correct, and reason R is the correct explanation of assertion A। तो चार ऑप्शन आपको ऐसे क्वेश्चंस में चार ऑप्शन मिलते हैं। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वहीं से लिया गया है, 2023 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। उस टाइम की जो एनसीईआरटी रही होगी, उस टाइम की एनसीईआरटी में यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पेज में ये स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि ये क्वेश्चन मिलेगा, नहीं, ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये स्टेटमेंट आपको मिलेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा फटाफट देखिए, ढेर सारे क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको फेवर में करेंगे। और हाँ भाई, अगर ये चीजें हमारे नीट के बच्चों के लिए फेवरेबल हैं या हमारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए फेवरेबल है, तो उनको जरूर इस पर हमें अपने कमेंट्स देने चाहिए, अपने रिस्पांस देने चाहिए कि क्या वास्तव में ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल है। और अपने यूपी बोर्ड के बच्चों को भी बता दें कि आप इसको ऐसे बच्चों तक जरूर पहुंचा दें जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं या सीबीएसई बोर्ड के आपके फ्रेंड्स हैं, उनके पास तक इसको भेज सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो फिर जो सामान्य चीजें, ऑर्डिनरी चीजें, हर कोई कहता है बेटा मुझे थम्स अप दे दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो, तो वो सब आप लोग कर दिया करो। उसमें हम अपने वीडियोस में बहुत ज्यादा हम ये सब कभी नहीं कहते हैं कि नहीं आपको कमेंट कर ही देना है, नहीं आपको थम्स अप दे ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अच्छा लगता है तब आप सपोर्ट करिए, अगर आपको गड़बड़ लगता है आप स्किप करिए, वीडियो को क्लोज करिए और भग जाइए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम सीबीएसई बोर्ड के लिए बिल्कुल लेकर के आए हैं, बच्चों के लिए। चलो देखते हैं बेटा। एक कॉम्प्लेक्स दिया गया, इस कॉम्प्लेक्स को कहा गया एब्जॉर्ब द लोअर वेवलेंथ। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो एब्जॉर्ब कर रहा है लोअर वेवलेंथ को ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू दिस कंपाउंड। मतलब ये जो कंपाउंड है ये लेमडा मैक्स को एब्जॉर्ब करेगा और ये जो कंपाउंड है ये लेमडा मिनिमम को एब्जॉर्ब करेगा, ये बात है। रीजन इनका देखिए, इट इज बिकॉज, क्यों, वेवलेंथ ऑफ लाइट, इट इज बिकॉज वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्सॉर्ब डिपेंड अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल लाइन। रीजन इनका कह रहा है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिसाइड करता है कि वो कितनी वेवलेंथ को वो एब्सॉर्ब करेगा। तो सबसे पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड नहीं करता है किसी कंपाउंड को कितना लेमडा, कितना वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करेगा, वो डिसाइड नहीं करता है। तो इनका जो रीजन है ये रीजन तो गलत हो गया, रीजन तो गलत हो गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा कंपाउंड कितने वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। अब चलिए हम बात करते हैं, दोनों ही कंपाउंड में जो अमोनिया आपका है वो कॉमन लिगैंड है, कॉमन लिगैंड। अब जो डिफरेंट लिगैंड है वो क्या है, वो बेटा वाटर है, इसमें क्या है, क्लोराइड है। तो जब हम कंपेयर करते हैं वाटर और क्लोराइड में, उस कंडीशन में मैंने क्या बोला, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी जाती है उसका एक कोड वर्ड भी है, उसकी एक ट्रिक भी है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बात करेंगे। तो कॉमन लिगैंड को हम छोड़ देंगे, जो डिफरेंट लिगैंड है उनको हम कंसीडर कर लेंगे। ऐसी कंडीशन में
जो हमारा क्लोरीन है बेटा, यानी हैलोजेंस जो होते हैं ये वीक लिगेंड्स होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड भी कहा जाता है। कंपैरेटिवली जब हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माना जाता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वाटर है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माना जा रहा है। अब ये कह रहा है कि जब ये वीक लिगेंड है तब इसको लेम्डा मैक्सिमम की जरूरत होगी, यानी जब ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा, ये लेम्डा अधिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर पाएगा, लेकिन जो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर पाएगा। इस तरह से इनका जो असर्शन है ए जो आपका है बेटा ये भी गलत है, यानी इस दोनों क्वेश्चन में ए एंड आर बोथ आर इनकरेक्ट। ए एंड आर बोथ आर इनकरेक्ट। एक बार फिर मैं रिवाइज करता हूं कि रीजन इनका था वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट। एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट ये कभी भी डिपेंड नहीं करता कि कौन सा मॉलिक्यूल कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। अब बात आती है असर्शन क्या था। असर्शन में ये कह रहा है कि लोअर वेवलेंथ, ये जो हमारा कंपाउंड है ये लोअर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा कंपैरेटिवली दिस कंपाउंड। लेकिन जब ट्रेस किया गया, जब निकाला गया तो इसका उल्टा निकला। कैसे निकला? जो कॉमन लिगेंड है उनको हम छोड़ देंगे, हम वाटर और क्लोरीन की तुलना करेंगे, वाटर और क्लोरीन का कंपेयर करेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से वहां हमको ये मिलेगा कि जो हैलोजन हमारा है वो वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन जो वाटर हमारा है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, वो खुद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसको वेवलेंथ कम चाहिए, और जब ये वीक फील्ड लिगेंड है तो इसको वेवलेंथ ज्यादा चाहिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन का असर्शन भी और रीजन भी दोनों क्या है, इनकरेक्ट है बेटा। दोनों कंडीशन इनका गड़बड़ है। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूरी एनर्जी खपा देना होता है, पूरी एनर्जी आपको लगा देना होता है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। अगला क्वेश्चन भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जहां से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है, कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है जिसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो और उससे 4, 6, 10 क्वेश्चन आपसे ना पूछे गए। अगला देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट, ए सोल्यूशन ऑफ NiH2 का होल 6 ओवरऑल डबल पॉजिटिव इज ग्रीन। दूसरा कहता है ए सोल्यूशन ऑफ NiCl4 इज कलरलेस। चेक कर लेना है, अगर दोनों सही है, अगर ये कंपाउंड ग्रीन है, ये कंपाउंड आपका कलरलेस है, तो हम लगा देंगे कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं निकिल की। आइए देखा जाए निकिल। वाटर का 0 होता है बेटा, तो यहां से जो निकिल हमको मिला ये +2 मिल गया। निकिल के बाद कॉपर और जिंक बचता है, निकिल का एलिमेंट हो गया 28। अब निकिल पे +2 लग गया तो ये हमारा हो गया 4s0 और ये क्या हो गया 3d8 हो गया। कंपेयर करो जरा Cn-। अब Cn- हर कोई जानता है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन जो वाटर हमारा है, वाटर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। आप सोचिए वाटर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, और साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आप सोचो अगर ये साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसकी जो CFSE होगी यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा हो जाएगी। और वो जब ज्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेगा, वो लिगेंड का पेयरिंग करेगा, लिगेंड का वो पेयर करेगा, लिगेंड का पेयर करेगा तो वो आराम से क्या होगा, यहां से ये कलर्ड शो कर देगा, कलरलेस शो कर देगा। कंपैरेटिवली हम अब बात करें आपसे, ये निकिल ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो जब वीक फील्ड लिगेंड है वाटर तो 3d8 हो जाएगा। अब आप ये देखिए 1 2 3 4
ये 5 हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये स्थिति है, ये D8 है। मैंने अपने बच्चों को बताया है कैसे कलर डिसाइड करते हैं। बेटा हमने कहा था कलर डिसाइड करने के लिए VI हटा देते हैं, BGYOR, BGYOR, ये आपका 6 होता है। ये एब्जॉर्बिंग कलर है, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या होता है, YORVBG। D8 की बात है, यानी वो हायर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। तो अब मैं कहता हूं कि वो रेड को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो ग्रीन को क्या करेगा, अपीयर कर देगा। यानी D8 D9 ये कहां जाएंगे, रेड की तरफ जाएंगे। तो वो क्या करेगा कि वो रेड को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और अपीयर कौन सा कलर करेगा, ये अपीयर आपका ये ग्रीन को कर देगा। कलर को डिसाइड करने की ये वैल्यू है VBGYOR, यानी ये 1 2 3 4 5 6। और जो अपीयरिंग कलर है बेटा वो मैंने याद कराया है 4 5 6 1 2 3। तो जो कलर वो एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो अपीयर करता है। तो जिस कलर को एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री अपीयर करेगा, यानी वो रेड को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो अपीयर किसको कर देगा, ग्रीन को कर देगा। यानी पहला स्टेटमेंट तो इनका ग्रीन कलर था, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट भी इनका क्या है, बिल्कुल सही है कि उसकी CFSC क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी तो पेयर्ड कर देगा। अब वो पेयर्ड कर देगा तो उसमें क्या हो जाएगा, कोई अनपेयर नहीं बचेगा, अनपेयर नहीं बचेगा तो कलर कहां से आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। और क्या हुआ, सेकंड वाला बोथ इज करेक्ट, यानी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ये इनका ये सेकंड वाला आंसर आपको मिल जाएगा। किसी क्वेश्चन में जरा भी दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में पूछना, हम आपको अलग से समझा के देंगे, हम आपको अलग से बता के देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर एक बार कुछ ऐसा ही लिगैंड टाइप का क्वेश्चन। बेटा NCH3 का होल थ्राइस एंड PCH3 का होल थ्राइस कैन एक्ट एज लिगैंड टू फॉर्म ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ये जितने भी हम आपके लिए 15-20 क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं, अगर आप इसको कंटिन्यू स्टडी कर लेते हैं, वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो एक चीज तो ये है बेटा, ये कभी भी आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा और असर्शन रीजन में जहां बच्चों को प्रॉब्लम रहती है उसको सॉर्ट आउट करने में ये मदद भी करेगा, हमारे CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए और हमारे नीट वाले एस्पिरेंट्स के बच्चों के लिए, जो भी हमारे बच्चे पढ़। चलिए देखिए, कैन एक्ट एज लिगैंड टू फॉर्म ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही बात है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। तो जब दोनों के पास लोन पेयर है तो वो लिगैंड हो सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो CM में एक्सेप्ट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा और वो ट्रांजिशन कंपाउंड बना लेगा। ठीक है। एज स्टेटमेंट 2 देखिए, N and P आर फॉर्म सेम ग्रुप, द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इतना और इतना इज ऑलवेज सेम विद द ट्रांजिशन मेटल्स। बेटा हम आपको बताएं, सेम फैमिली का है, सेम ग्रुप का है, लेकिन यहां क्या है, यहां है अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। जो बैकेंड d ऑर्बिटल होने चाहिए एज लाइक फास्फोरस, फास्फोरस के पास अवेलेबिलिटी है कि वो बैकेंड d ऑर्बिटल को शो करेगा, लेकिन नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल की वैलेंसी नहीं है। मैं आपको यहां से ही बता दूं, बहुत पहले कभी क्वेश्चन पूछा जाता था कि फास्फोरस कैन फॉर्म बोथ PCl3 एंड PCl5 आल्सो। फास्फोरस दोनों बना सकता है, PCl3 भी बना सकता है, PCl5 भी बना सकता है, बट नाइट्रोजन कैन गिव्स ओनली NCl3। नाइट्रोजन हमारा NCl5 नहीं देता है। इसका
कारण यही है, नाइट्रोजन हैविंग नॉट वैकेंट डी ऑर्बिटल सो इट कैन नॉट एक्सपैंड देयर ऑक्टेट एंड नॉट फॉर्मिंग द वैलेंसी नंबर 5। तो सेम ऐसे बेटा इसके पास डी ऑर्बिटल अब्सेंस है, तो जब डी ऑर्बिटल इसके अब्सेंस है तो ये कभी भी ये अपने एक्सपेंशन नहीं कर सकता है और दोनों का जो बिहेवियर है वो सेम नहीं हो सकता है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इसका जो आंसर आएगा बेटा वो सी आएगा। इनका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से गलत है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस का बिहेवियर बिल्कुल एग्जैक्टली 100% सेम नहीं हो सकता। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन के लिए। द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शोन बाई COEN का होल ट्वाइस कॉम्प्लेक्स इज 3। 3 कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके 3 बनेंगे। कीलैट लिगेंड है, हाँ बिल्कुल 3 बनेंगे। कैसे बनेगा बेटा, ज्योमेट्रिकल में जो सिस इसका है वो 2 बन जाएगा और ट्रांस जो इसका है वो 1 बन जाएगा। 2 प्रकार का स्ट्रक्चर इसका सिस बन जाएगा, क्योंकि ये देखिए चीलेट लिगेंड है, कीलैट लिगेंड बोलते हैं, और ट्रांस इसका 1 बन जाएगा। हम आपको बना के दिखा देंगे। रीजन क्या कह रहा है, complex ion has an octahedral geometry. Complex ion has an octahedral geometry. तो octahedral geometry तो है, ठीक है, लेकिन octahedral geometry ये रीजन करेक्ट नहीं हो सकता। मतलब सिस बनता है, ट्रांस बनता है। सिस और ट्रांस बनने का कारण ये थोड़ी है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो सिस ट्रांस बनेगा। कीलेट लिगेंड भी है, बिल्कुल है। अब आप देखिए ये CO ऐसे बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का बन गया। तो इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, EN कर दिया। इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, EN कर दिया। ये Cl हो गया, ये Cl हो गया और ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। अब ये कंपाउंड जो बना वो सिस प्रोडक्ट हो गया, ये सिस प्रोडक्ट हो गया। ट्रांस के लिए आमने सामने क्लोरीन कर दीजिए, दोनों तरफ एथिलीन लगा दीजिए, ट्रांस हो जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये इसका कारण नहीं है, ऑक्टाहेड्रल हो जाना ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो सिस और ट्रांस दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, R एंड A करेक्ट, R इज करेक्ट नहीं, पहला तो नहीं होगा। आप यहां आ जाइए D वाले पर कि बोथ A एंड R आर करेक्ट। बातें तो दोनों सही है भाई, ऑक्टाहेड्रल शो कर रहा है, बट सिर्फ ऑक्टाहेड्रल ही इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता कि हमारा कंपाउंड ऐसा हो सकता है। बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। चीजें दोनों सही है, इनका A और R दोनों सही है, लेकिन जो R है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। चलिए आगे चलते हैं। द लेंथेनाइड फॉर्म सी, वो वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वही सेम क्वेश्चन आ गया है। ये टाइपिंग मिस्टेक है लेने में। हायर ऑक्सीडेशन आर मोर स्टेबल डाउन टू द ग्रुप एमंग द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप एमंग ट्रांजिशन एलिमेंट अनलाइक P एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि P ब्लॉक एलिमेंट इंटरमीडिएट में भी नहीं है और P ब्लॉक एलिमेंट हमारे CBSE बोर्ड में भी नहीं है, नीट वाले सेक्शन में है। तो अगर जो बच्चे नीट वाले में थोड़ा सा देखते होंगे वो हमसे अलग से कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, हम इसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। वीडियोस बेटा काफी लंबी हो जाती है तो फिर नाजायज टाइम इस पर नहीं इन्वेस्ट किया जाएगा। चलिए हाँ, फ्यूजन ऑफ MnO2, फ्यूजन ऑफ MnO2, तो MnO2 को फ्यूज करना है बेटा, MnO2 को फ्यूज करना है। कैसे फ्यूज करेंगे, MnO2 फ्यूज करना है, पिघलाना है MnO2 को। तो कैसे फ्यूज करेंगे,
विथ KOH। KOH का रिएक्शन कराएंगे, फ्यूज कर दीजिए, क्योंकि बर्निंग हो या फ्यूजन हो आपको पता होगा कि एब्सेंस ऑफ एयर हो नहीं सकती, एयर का होना जरूरी होता है। एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स डार्क ग्रीन K2MnO4। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या हम MnO2 को फ्यूज करें तो क्या ये K2MnO4 मिल सकता है। चलिए यहां पे 2 ले ले, यहां पे 4 ले ले, तो ये हो गया 2K2MnO4 इस टाइप का। 2K2MnO4, 2 मैग्नीज सेट हो गया, 8 ऑक्सीजन, 2 2 4 एंड 4 8 एंड प्लस 2 O2। तो यहां से हमको मिल गया 4H था, तो ये मिल गया 2H2O। ठीक है। मैग्नेट आयन ऑन इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, मैग्नेट आयन का इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन किया जाए। ठीक है। मैग्नेट MnO4 पे 2 माइनस, ध्यान रखना, एक माइनस है तो पर मैग्नेट, 2 माइनस है तो मैग्नेट। टू गिव पर मैग्नेट, ऑक्सीडेशन कराइए तो गिव पर मैग्नेट, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो MnO4 ये माइनस हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इनका तो पहला भी सही है, इनका दूसरा भी सही है, तो हमको जो मिलेगा कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी स्टेटमेंट फॉल्स फॉल्स, ये DY आप आ जाइए, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। इस वीडियो का पूरा मजा तभी आएगा जब आप इसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, हमने ओवरऑल फर्स्ट पार्ट को कंटेन किया है जो आपके केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है। जल्द ही हम इसका सेकंड पार्ट भी लेकर के आएंगे जिसमें कि सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के असरसन रीजन होंगे, हेलो एल्केन, हेलो एरेन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, फिनॉल, बायोमॉलिक्यूल्स, इन सब के भी हम असरसन रीजन लेकर के आएंगे अपने CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए, अपने UP बोर्ड के बच्चों के लिए और नीट के एस्पिरेंट्स के लिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, तो ये आपका ये पावर पॉइंट खत्म हुआ भाई। जितने भी क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन हमने किया था आपके सामने। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये फोटो देखते होंगे आप तो पहचानते ही होंगे इनको, और ये हम हैं जो जिसको आपने पढ़ा, इतनी देर तक पढ़ा। CBSE बोर्ड के बच्चों तक ये वीडियो जरूर भेजिए, और मुझे लगता है जरूर उनके लिए फेवरेबल होगा, जरूर उनके लिए फायदेमंद होगा। और बेटा मैं और तो और बता दूं, आपके YouTube पर भी या ऑनलाइन इरा में भी, ऑनलाइन दौर में भी इस टाइप के वीडियोस काफ़ी कम हैं, और मुझे लगता है कि आपको सपोर्ट करना चाहिए आस्कर एजुकेशन का, अपने गुरुजी का, अपने संस्था का। तो बस ज़्यादा बात ना करते हुए, इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें हेलो एल्केन से लेकर के बायोमॉलिक्यूल्स तक का हम कंसीडर करेंगे, और टोटल का टोटल आपको वीडियोस में असरसन रीजन बेटा हम पहले करेंगे, फिर उसके बाद हम मैच द फॉलोइंग पे आएंगे, क्योंकि UP बोर्ड में भी मैच द फॉलोइंग को अडॉप्ट किया गया है। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक सीरीज चलाएंगे, रोज हम आपको 10-10, 20-20 क्वेश्चन कराते रहेंगे, हिंदी मीडियम में भी, अंग्रेजी मीडियम में भी। वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको ज्यादा आनंद आएगा। चलते चलते आप सबको बहुत बहुत बधाई। नए वर्ष पर नए तरीके से पढ़ाई करिए, कुछ नई ऊर्जा का संचार करिए, और अपने माता पिता और अपनी पढ़ाई सबको सफल बनाइए, एक अच्छे मुकाम पर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आस्कर एजुकेशन, मैं था आपके सामने डॉक्टर सनत पांडे। बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू।